हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स जंक्शन। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है हम लोगों का ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। और बहुत सारे टॉपिक्स पिछली क्लास में करवाया जा चुका है। अगर आप लोगों को चाहिए तो इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण जो है ना, वो एक कमज़ोर अथवा क्षीण मौलिक बल होता है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक प्रकार का बल। और सबसे कमज़ोर बल भी पूछा जाए तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल ही हो जाएगा सबसे कमज़ोर बल, जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। किसके कारण लगता है? अगर कोई वस्तु में द्रव्यमान ना हो तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल न लगेगा। जिसका जितना अधिक द्रव्यमान होगा, है ना, द्रव्यमान पे निर्भर करता है। जिसका जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसका उतना ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल उस पर लगेगा। ये न्यूटन ने क्या गुरुत्वाकर्षण का नियम उन्होंने क्या दिए ये देखेंगे। तो इन्होंने कहा, न्यूटन ने कहे कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान m1 या m1 m2 हो और एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इसे हम लोग देखते हैं। क्या कहे न्यूटन ने कि मान लिया जाए दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है ना, और उसका द्रव्यमान, एक का द्रव्यमान m1 है और एक का द्रव्यमान m2 है और उसकी दूरी कितना है r। तो ये दोनों वस्तु के बीच जो लगने वाला बल हो गया वो उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, F समानुपाती m1 इंटू m2 हो जाएगा और इसके बीच जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F व्युत्क्रमानुपाती r² हो गया है। ठीक है, वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है ना। अगर यही दोनों को हम मिला देंगे तो इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या? F समानुपाती हो जाएगा m1 m2 बाई r²। ये हो जाएगा ना अगर दोनों समीकरण को मिलाया जाए तो। और यही समीकरण यहाँ समझाया गया है। ठीक है, F समानुपाती m1 m2 हो गया और F समानुपाती 1/r²। ये दोनों समीकरण को अगर मिला दिया जाए, तो ये वाली समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। और ये समानुपाती को अगर हम चेंज करेंगे तो ये g कांस्टेंट में आ जाएगा। F बराबर g m1 m2 बाई r²। जी क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया। और जी का मान हमेशा कितना होता है? 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। ठीक है, एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक किसे कहेंगे? तो एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है उसी को बोला जाएगा सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। इसी को हम लोग जी से सूचित किए यहाँ। और इसका जी का मान कितना है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है ना, इसका मान है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है, आगे देखिए। किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहते हैं। कोई वस्तु ज़्यादा वजन का है ना, कोई वस्तु कम ही वजन का है। क्यों? ये सब गुरुत्वाकर्षण बल पे निर्भर कर रहा है। जिस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा उसका वजन ज़्यादा होगा। जी की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की। जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, इसका खोज किसने किया? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया। और इसका मान भी सर्वप्रथम इन्होंने ही ज्ञात किया था। अभी ये वाला समीकरण हम लोग ऊपर कैसे लाए थे, याद है ना? F बराबर जी, ये हो गया क्या? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। F बराबर जी m1 m2 बाई r²। इससे हम लोग जी की बीमा इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं इतना। और ये यूनिट एंड डायमेंशन में इसका निकालने का तरीका आपको पिछले वाले वीडियो में बताया गया है।
अगर आपको चाहिए कि कैसे यूनिट एंड डायमेंशन किस प्रकार से हम लोग इजी तरीके से निकाल लेते हैं, आप लोग जाइए और देखिए उसे। इसका क्या हो जाएगा, इसका सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का विमा हो जाएगा m-1 L3 और t-2, इसका हो जाएगा। आगे है न्यूटन का गुरुत्वीय नियम पूरे ब्रह्मांड में हर जगह मान्य होता है। पूरे ब्रह्मांड में इसका है जो गुरुत्वाकर्षण नियम मान्य है। आगे देखेंगे, इस पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि दो अलग अलग वस्तु के द्रव्यमान को अगर दोगुना कर दिया जाए, है ना, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु m1 और m2 है, दोनों को यदि दोगुना कर दिया जाए, है ना, यह तो ये भी 2 गुना हो गया और ये भी 2 गुना हो गया, और उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, बीच की दूरी r था ना, इसको आधा कर दिया जाए यानी r/2 कर दिया जाए, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा। तो फार्मूला हम लोग यही पढ़े हैं ना, F बराबर G m1 m2 बटा r²। तो लेकिन इसको है जो दोगुना कर दिया गया है, ठीक है, क्या कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया है ना, तो क्या हो जाएगा, दोगुना करने पे हो जाएगा F बराबर G कांस्टेंट है तो इसी तरह रह गया, और क्योंकि इसका द्रव्यमान दोगुना कर दिया गया इसलिए 2m1 2m2, और उसकी दूरी को क्या कर दिया गया, आधा, तो r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो नीचे वाला 2 है ऊपर चला जाएगा और गुना होके 2 दूनी 4, और ये 4 मिलके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16। तो F बराबर कितना हो गया, 16G m1 m2 बाई r²। ये 16 कैसे आया, जो आया समझ में, ये वाला 2 ऊपर चला गया स्क्वायर होके, 2 दूनी 4 और ये 4 4 चौके 16 हो गया, तो कितना गुना हो गया, F इसका बल कितना गुना हो गया, 16 गुना हो गया। आगे देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में क्या अंतर है ना, ये बहुत माइनर अंतर है। बोल रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल किसको कहेंगे, तो किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। कोई भी दो वस्तु है, अभी हम लोग देखे थे m1 m2, ये दोनों वस्तु के बीच अगर बल लग रहा है, आकर्षण बल हो या कुछ भी, तो ये कहलाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। और अगर यही दो वस्तु में एक पृथ्वी आ जाएगी, है ना, दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी पर रहे तब गुरुत्व बल लगता है। दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी पर रहे, एक वस्तु मान लिया जाए ऊपर है और एक वस्तु नीचे पृथ्वी पर स्थित है, या पृथ्वी खुद रहे, तो इसके बीच जो बल लगेगा वो गुरुत्व बल लगेगा। अगर किन्हीं दो वस्तु के बीच लग रहा है तो वो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। और अगर एक वस्तु में एक वस्तु कोई ऊपर है या नीचे है, कहीं भी हो, एक वस्तु खुद पृथ्वी हो, तो उसमें लगने वाला बल हो जाएगा गुरुत्व बल। आगे देखिए, इसको याद, जो बड़ी जी आएगा उसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और छोटी जी जो आएगा उसको बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण। बड़ी जी को क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और छोटी जी आ जाएगा तो उसको गुरुत्वीय त्वरण, ये याद रखिएगा। छोटी जी गुरुत्वीय त्वरण और बड़ी जी रहेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जो तब गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता, सब जगह सेम ही रहता है। बड़ी जी का मान सब जगह सेम रहेगा, चाहे वो पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पे, चाहे सूर्य पे, सब जगह गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होगा, 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻², इतना होगा। और यह एक अदिश राशि है। कैसा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है एक अदिश राशि है। और गुरुत्व त्वरण, जिसको हम छोटी जी से सूचित करेंगे, इसका मान अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। पृथ्वी की सतह पर कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना होता है। और ये गुरुत्वीय त्वरण जो है एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, गुरुत्वीय त्वरण सदिश, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलेगा, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण का मान जगह जगह पे बदलते रहता है, ठीक है। और इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻² होता है। और इसका मान पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर चंद्रमा पे चले जाइए तो इसका मान चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कोई ग्रह पे चले जाइए
तो गुरुत्वीय त्वरण का मान चेंज हो जाएगा। यही है गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में अंतर। ठीक है, इसको ये याद रखिएगा, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, बड़ी जी और छोटी जी में क्या अंतर है, मिस्टेक हो जाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है, तो ये सबसे कमजोर बल है। सबसे कमजोर बल कौन है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का लगना अनिवार्य है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल कैसा है, आकर्षण बल है ना, अपनी ओर आकर्षित करता है पृथ्वी, वही हुआ ना गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिएगा ये क्या है, छोटी जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक और बड़ी जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक और छोटी जी गुरुत्वीय त्वरण, इन दोनों में संबंध है। किस प्रकार से स्थापित किया जाता है वो देखिए। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान m है ना, m तथा त्रिज्या r हो, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाएगा g बराबर बड़ी जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक और इंटू m क्या हो गया, पृथ्वी का द्रव्यमान या कोई और भी ग्रह हो उसका द्रव्यमान बटा r स्क्वायर। r क्या है, r त्रिज्या उस ग्रह की। मान लीजिए हम ग्रह के रूप में पृथ्वी लेते हैं और ज़्यादातर पृथ्वी ही लेंगे तो उसका ये त्रिज्या हो गया। यही है गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध, g बराबर g/r स्क्वायर। आगे देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको देखिएगा और याद भी रखेंगे। इसको बोला जा रहा है कि निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर दोनों एक साथ गिरेगा, है ना। निर्वात में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग देखे भी होंगे इस तरह से कि अगर निर्वात में एक लोहा का गोला, एक रुई का गोला, इस तरह से दोनों को एक साथ गिराया जाता है तो सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा, है ना। तो अगर निर्वात जैसे ही चर्चा में आएगा तो इसका जवाब देना है दोनों एक साथ ही गिरेगा। क्या गिरेगा, दोनों एक साथ ही गिरेगा। और अगर क्वेश्चन में ये दे दिया जाता है कि हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है, एक लोहे को गोला को गिराया जाता है, एक रुई को गोला को गिराया जाता है ना, तो सबसे पहले पृथ्वी पर कौन गिरेगा, नीचे। तो जो भारी वाला होगा ना वही नीचे गिरेगा। ठीक है, तो कौन गिरेगा पहले, तो लोहा वाला गोला पहले नीचे गिरेगा। लेकिन माध्यम ये वाला अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो माध्यम पे हम पहले सबसे पहले कहाँ क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि निर्वात बोला जा रहा है या हवा बोला जा रहा है ना, माध्यम पे ध्यान देंगे। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर करता है। अब आगे देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है ना, छोटी जी का मान, ये निर्भर करता है, इसका 3 केस होता है। 3 केस में इसका परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन होते रहता है गुरुत्वीय त्वरण के मान में, है ना। अगर पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण ना, पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंची दूरी चले जाए तब गुरुत्वीय त्वरण का मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और पृथ्वी की सतह से, ये पृथ्वी है तो इसके सतह से अंदर चले जाए तब गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। और क्या है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, है ना, पृथ्वी अगर ज़्यादा चक्कर लगा रही है तब गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तीनों केस को देखेंगे हम, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा आप लोग। पहले देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान जब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण, है ना, ये पृथ्वी है और अगर कोई वस्तु को इससे और ऊंचाई पे ले जाते हैं तब गुरुत्वीय त्वरण का मान कमेगा या घटेगा, कमेगा घटेगा या बढ़ेगा या उतना ही रहेगा, ये देखेंगे। बोला जा रहा है अगर ग्रह का द्रव्यमान m है, कितना है इसका द्रव्यमान, ये ग्रह है पृथ्वी, यानी अगर इसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या कितना, त्रिज्या r दिया गया है, तथा ग्रह के सतह से h ऊंचाई पर, है ना, ग्रह के सतह से पृथ्वी से यानी ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु है तो h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। कहाँ है, पृथ्वी से ऊंचाई पे है, याद रखिएगा। हम लोग ये वाला फॉर्मूला ऊपर पढ़े थे, g बराबर gm/r स्क्वायर, लेकिन वस्तु को पृथ्वी से h ऊंचाई पर रखा गया है तो इसी को नीचे में प्लस कर दिया। ठीक है, g बराबर हो जाएगा gm/r
आर प्लस एच स्क्वायर। तो अगर पृथ्वी से एच ऊंचाई पर वस्तु रखा जाता है तो ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ा तो नीचे वाला मान बढ़ जाएगा, है ना। नीचे अगर फॉर्मूला में एच तो नीचे है तो ये बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ये पहले समझ लीजिए, फिर इसको एक आसान ट्रिक भी बताएंगे आपको याद करने को, तीनों तरीका को, तीनों केस को। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पर रखा गया हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, ठीक है। कोई वस्तु अगर पृथ्वी से ऊंचाई पर रखा गया या कोई भी ग्रह हो उसके ऊंचाई पर रखा गया हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। और अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से गहराई के में हो, पृथ्वी के अंदर, तो क्या होता है, अगर m द्रव्यमान की वस्तु और पृथ्वी की सतह से d गहराई के नीचे हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, इसका भी मान घटेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण बराबर हो जाएगा और ये गहराई नीचे जाएंगे तो ये माइनस में है ना, तो ये क्या होगा, घटेगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वही वाली बात कि पृथ्वी की सतह से गहराई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है। अगर वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर हो तो क्या हो जाएगा, d बराबर आर, है ना, पृथ्वी के केंद्र पर हो यहाँ पे तो d बराबर आर हो जाएगा। तो इसका g डैश पर, अगर वही वस्तु धीरे अंदर गहराई तक जाते जाते पृथ्वी के केंद्र पर चला गया हो तब गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना गहराई है उतना ही त्रिज्या हो जाएगा। गहराई देखिए r क्या हो गया, त्रिज्या, और ये गहराई जाते जाते केंद्र पर पहुंच गया तो गहराई भी तो त्रिज्या के बराबर हो गई ना, तो डी बाई आर की जगह पे आर बाई आर लिख देंगे तो 0 हो जाएगा। और गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो गया, अगर वस्तु पृथ्वी के केंद्र में चला गया हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 0। जब किसी पिंड को d1, d2, d3 के विभिन्न घनत्वों के द्रव्यों में डाला या डुबोया जाता है तो जिस द्रव में पिंड का जितना भाग जल की सतह से ऊपर रहेगा उस द्रव का घनत्व उतना अधिक होगा। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के घूर्णन के कारण इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस अगर पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है तो इसका फार्मूला होता है गुरुत्वीय त्वरण बराबर हो जाएगा g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, है ना। अगर वस्तु विषुवत रेखा पर रखा हो, विषुवत रेखा पर रखा हो तो उसके घूर्णन पर निर्भर करेगा। अगर वस्तु ज़्यादा घूम रही है ना, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कमेगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या हो गया फार्मूला, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा ही है पृथ्वी की घूर्णन गति, कितने बार घूम रही है। अगर ज़्यादा घूम रही है तो यहाँ ज़्यादा होगा, ज़्यादा घूम रही है तो ओमेगा का मान ज़्यादा होगा, ओमेगा का मान ज़्यादा होगा तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, कम होगा। और ध्रुव पर अगर कितना भी घूमती है तो ध्रुव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर यहाँ भी वस्तु हो तो ध्रुव पर कितना होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्रुव पर कितना भी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान जितना है उतना ही रहेगा ध्रुव पर। अब इसको समझते हैं हम लोग एक ट्रिक से, ठीक है, ट्रिक से इसको समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग याद करेंगे गुरुत्वीय त्वरण जो है यानी छोटी जी समानुपाती आराम किसके समानुपाती होती, गुरुत्वीय त्वरण, मतलब हम लोग याद करने के लिए इसको कि गुरुत्वीय त्वरण बराबर हो जाएगा आराम, जो जितना आराम करेगा उसका गुरुत्वीय त्वरण, अगर कम आराम कर रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण कमेगा, और अगर ज़्यादा आराम कर रहा है वो वस्तु तो गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा। अगर कोई वस्तु ज़्यादा आराम कर रहा है, ठीक है, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा हो जाएगा। अगर कोई वस्तु कम आराम कर रहा है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, कम होगा। अब इसको समझते हैं कि वस्तु कैसे आराम करता है। तो इसमें क्या बताया गया था कि कोई पृथ्वी के वस्तु ऊपर हो, ठीक है, अगर ये पृथ्वी, यहाँ देखिएगा, यहाँ हम लोग यहाँ लिख देते हैं गुरुत्वीय त्वरण किसके समानुपाती हो गया, आराम का, ठीक है।
अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर हो यहाँ पे, तो वस्तु से आराम से बैठा हुआ है ना, तो उसका आराम ज़्यादा है। लेकिन यही वस्तु ऊपर चला गया हो, तो यहाँ पे टंगा हुआ है, तो उसका आराम है? उस वस्तु को लेटने की जगह है नहीं ना, उसका आराम क्या हो गया? कम गया। उसका आराम कमा ना उस वस्तु का, इसीलिए इसका त्वरण आसानी से याद कर लेंगे। इसका त्वरण का मान क्या हो गया? घट गया। आराम कम गया तो त्वरण का मान कम गया। याद हुआ? गुरुत्वीय त्वरण किसके समानुपाती हो गया? आराम का। आराम देखिए, अगर ये वस्तु यहाँ पृथ्वी पे है तो आराम से सो रहा है, लेट रहा है, आराम कर रहा है ना ज़्यादा। लेकिन यही वस्तु ऊंचाई पे चला गया तो क्या हो गया? इसका आराम कम गया, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम गया। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी से इतनी ऊंचाई पर है तो इसका गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा, घटेगा, है ना, या उतना ही रहेगा, तो हम लोग तुरंत याद करेंगे अपने मन में कि गुरुत्वीय त्वरण तो आराम के समानुपाती होता है, और ये ऊपर वस्तु है तो उसको न सोने की जगह है न लेटने की जगह है ना, तो यानी वो उसका आराम कम गया, तो इसके लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान भी कम गया। अब इसको देखेंगे, इसमें भी यही लागू होगा। गुरुत्वीय त्वरण किसके समानुपाती हो रहा है? तो आराम के। ठीक है, आराम का समानुपाती हो रहा है। तो पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर देखिए, अगर वस्तु यहाँ पे हो तो यहाँ पे इसको आराम ज़्यादा है, पृथ्वी की सतह पे है। तो अगर वस्तु गहराई में जा रहा है तो इसको भी यहाँ भी इसका आराम कमेगा। अगर नीचे जा रहा है तो वहाँ पृथ्वी के अंदर जाने पे वो न सांस ले पा रहा अच्छे से, कहाँ से अच्छा से आराम कर पाएगा, तो यहाँ भी इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान कम जाएगा। क्यों गुरुत्वीय त्वरण का मान कमा? क्योंकि उसको आराम करने की क्षमता में कमी आई, इसीलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कम गया। ठीक है, और इसको याद रखें, अगर कोई वस्तु केंद्र में चली जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर कोई वस्तु केंद्र में चली जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा। अब देखिएगा पृथ्वी के घूर्णन गति पे, तो पृथ्वी की घूर्णन गति पे दो स्थिति उत्पन्न होती है, एक ध्रुव पर और एक विषुवत रेखा पर। ठीक है, अगर कोई वस्तु ध्रुव पर है, यहाँ देखिए ये पृथ्वी है, अगर कोई वस्तु ध्रुव पर है यहाँ पे, तो पृथ्वी कितना भी घूर्णन गति कर रही है तो यहाँ बैठा का बैठा ही है, घूमे या कुछ भी, इसको आराम करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसका गुरुत्वीय त्वरण न बढ़ेगा न घटेगा, जितना है उतना ही रहेगा। अगर वस्तु विषुवत रेखा पर है, यही है ना विषुवत रेखा। ठीक है, तो अगर देखिए ये तो ऐसे भी लटका हुआ है, तो अगर पृथ्वी घूर्णन ज़्यादा कर रही है, क्या घूर्णन ज़्यादा कर रही है, तो इसको यहाँ आराम करने में कठिनाई पहुँचेगी, फिसल के दूर भागेगा ना। तो पृथ्वी की घूर्णन गति ज़्यादा करने पर विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा? इसका घूर्णन गति अगर पृथ्वी ज़्यादा करेगी तो इसको आराम करने में कमी आएगी, इसीलिए इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान, अगर कोई वस्तु पृथ्वी के विषुवत रेखा पर हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति यानी ओमेगा का मान ज़्यादा हो, ओमेगा का मान ज़्यादा हो, है ना, तो वस्तु को तो विषुवत रेखा पर आराम करने में कमी आई, इस कारण इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये याद करने में काफ़ी मदद हुई होगी। अब इसी को हम लोग देख लेंगे, यही बात को यहाँ शब्दों में लिखा गया होगा। बोला जा रहा है ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होती है। देखिए ये ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है, क्योंकि यहाँ पे सेम है, यहाँ पे घट बढ़ रहा है। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो विषुवत रेखा की तुलना में यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा होता है। ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। अगर ध्रुव पर यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा है तो विषुवत रेखा से हम लोग ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो इसका मान तो ज़्यादा ही होगा। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, और ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की ओर आ रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटते जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ा देने या घटा देने से गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता है। कहाँ देखिए यहाँ पे दिया गया है, अभी हम लोग ऊपर समझे देना, पृथ्वी की घूर्णन गति बहुत बढ़ा दिया जाए तो ध्रुव पर
गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलेगा, जितना है उतना ही रहेगा। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ाने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, लेकिन विषुवत रेखा पर पृथ्वी की बहुत घूर्णन गति बढ़ा रहे हैं, तो इस वस्तु जो यहाँ पे है विषुवत रेखा पर, उसको आराम करने में दिक्कत हो रही है ना, यानी कमी आ रही है आराम करने में। इसी कारण इसका गुरुत्वीय त्वरण भी कम जाएगा तथा 17 गुना से अधिक कर देते हैं। अगर पृथ्वी को 17 बार से अधिक घुमा देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा। अधिक घूर्णन गति को 17 से ज़्यादा कर देते हैं, 17 से ज़्यादा कर देते हैं ओमेगा को, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति कम करने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर बढ़ती है और जितना कम घुमाएंगे उतना उसको आराम करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। एक बार घुमाए तो और ज़्यादा, इसीलिए इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा विषुवत रेखा पर। अगर कम घुमाते हैं तो जितना ज़्यादा घुमाएंगे तो उसको ज़्यादा दूर ढकेलेगा ना, यहाँ पे लटका हुआ है ये, तो आराम करने में कमी आई तो उतना कमेगा, जितना कम घुमाएंगे उतना बढ़ेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण समान हो जाता। यदि पृथ्वी को कोई घूर्णन गति न करे तो ध्रुव पर भी और विषुवत रेखा पर भी, दोनों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर करता है। किसके पर? ऊंचाई पर निर्भर करता। और यहाँ भी दिया गया आराम किसके समानुपाती है? गुरुत्व त्वरण के। अब हम लोग देखेंगे कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है ना। ये क्या है? बहुत छोटा सा है। हम लोग सोचने में लगता है कि द्रव्यमान एक ही है और भार एक ही है, लेकिन नहीं, दोनों में कुछ न कुछ अंतर है। द्रव्यमान का मान जो होता है, द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांकन नहीं बदल रहा था पूरे ब्रह्मांड में, उसी तरह से द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में सेम ही रहेगा। लेकिन भार का मान जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। इसीलिए क्योंकि W बराबर क्या हो रहा है? भार बराबर W क्या होगा? भार बराबर mg। ठीक है, तो जी का मान तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बदल रहा है, तो ये भी बदलेगा, भार भी बदलेगा। ठीक है, इसका एसआई मात्रक kg होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? kg। और W और भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। इसको बोलेंगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द्रव्यमान जो है अदिश राशि है, लेकिन भार सदिश राशि है। द्रव्यमान है अदिश राशि और भार सदिश राशि है। इसको देखिएगा, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है जिसका छठवां होता है, G/6। ठीक है, इसको याद रखिएगा, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? G/6। और अगर पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का द्रव्यमान, तो 1/6। ठीक है, अंतरिक्ष यान के अंदर तथा निर्वात में किसी वस्तु का भार 0 होता है, या अंतरिक्ष यान के अंदर हो तथा निर्वात में किसी भी वस्तु का भार कितना होगा? 0। आगे देखेंगे, इसी से हम लोगों को तीन न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको हम देखते हैं। जो अभी देखे ना, G/6, गुरुत्वीय त्वरण, भार, ये सबसे रिलेटेड बोला जा रहा है। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर कितना है? 600 न्यूटन वस्तु का भार है ना। तो भार किससे डिनोट करते हैं? W से। W बराबर कितना दिया गया है? 600 न्यूटन। W बराबर क्या फार्मूला होता है? mg। mg बराबर कितना हो गया? 600। g बराबर कितना होता है? पृथ्वी पर ही वस्तु का भार दिया गया 9.8। इसको हम लोग 10 भी लिख सकते हैं, है ना, 10 मान के चलिए। और 9.8 मतलब 10, और इसको 10 ही यूज करते भी है। mg के जगह पे 10 हो जाएगा, बराबर 600। तो m बराबर कितना हो गया? 600/10 यानी 60 kg। m बराबर कितना आ गया? 60 kg। तो चंद्रमा की सतह पर उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? यानी पृथ्वी पर, क्योंकि द्रव्यमान सब जगह सेम होता है ना, चाहे
पृथ्वी पर हो चाहे चंद्रमा पर हो, सब जगह द्रव्यमान सेम ही होगा। तो कितना हो गया द्रव्यमान उस वस्तु का? 60 kg। आगे देखिए, बोला जा रहा है अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर है ना, W बराबर दिया गया है 60 न्यूटन। W बराबर mg लिख सकते हैं, mg बराबर 60 न्यूटन। mg की जगह पे 10 लिखेंगे और 60 न्यूटन, तो m बराबर कितना आ गया? 6 kg। तो कहाँ पूछा जा रहा है? चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान, चंद्रमा पर या कहीं भी पूछे तो कितना हो जाएगा? 6 kg। कितना हो जाएगा उस वस्तु का द्रव्यमान? तो 6 kg। चंद्रमा पर या कोई और ही ग्रह पर पूछ दिया जाए, है ना, बुध ग्रह पे इस वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 6 kg, क्योंकि द्रव्यमान सार्वभौमिक है, सभी जगह द्रव्यमान सेम ही होगा, लेकिन भार सभी जगह सेम नहीं होगा, अलग अलग भार होता है। आगे देखिए, एक और है, चंद्रमा पर यदि किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है, चंद्रमा पर, ठीक है, कहाँ? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है, तो भार का फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर mg, ठीक, और इसका भार है 600 न्यूटन। इसको देखेंगे, लेकिन क्या होता है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G/6 होता है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा। देखिए 600 न्यूटन, तो W बराबर हो जाएगा 600, G/6 होता है इसीलिए 3600। W बराबर कितना हो गया? 600 गुना 6, यहाँ चंद्रमा पर दिया गया है ना, इसीलिए 3600 हो गया। 600 गुना 6, क्योंकि चंद्रमा पर 1/6 होता है ना गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 होता है। W इसका 6 गुना हो जाएगा, W बराबर 3600 न्यूटन हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? 3600। इसका आंसर नहीं दिया, तो इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर, क्योंकि 3600 न्यूटन नहीं दिया गया है। यहाँ देखिए W बराबर mg हुआ, ठीक, W बराबर कितना दिया गया? 600 न्यूटन। W की जगह पर हम लोग 600 लिखें और m की जगह पर m लिखे। चंद्रमा पर दिया गया इसीलिए इसका मान G/6 हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये mg बराबर कितना हो गया? 3600 बराबर mg हो गया ना, तो इसका कितना पृथ्वी पर उसका भार हो गया? 3600 न्यूटन। इस 3600 न्यूटन आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ बातें जाने हैं, और इसका एक पार्ट और आएगा। इसमें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे पलायन वेग, कक्षीय वेग, और क्या है, ध्रुवीय उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह क्या होता है, और ग्रहों का नियम है, द्रव्यमान केंद्र, लिफ्ट की गति, बल आघूर्ण, ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।